हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। आज करेंगे सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। द रोड टेकन इसका टाइटल है। अब देखो अपने पढ़ते कैसे हैं, इसका ट्रांसलेशन तो करेंगे ही, साथ में ग्रामर और वोकैब को भी लेकर के चलना है। अब आप जो भी मेरे साथ सीखोगे उसको अप्लाई करेंगे आप इस क्विज के ऊपर। आज 2 ही क्वेश्चंस बना रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं और बड़े बड़े हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आजकल एसएससी बैंक्स में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको वैसे ही ट्राई करना है जैसे आप पेपर में करते हो। एज अ चैलेंज इसको भी पढ़ें, वीडियो के साथ साथ सॉल्व करें। लास्ट में मैं आपको लाइव सॉल्व करवाऊंगा। शुरू करें क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। करे द रोड टेकन, करे वो रास्ता जिसको हमने टेक कर लिया है, वो वाली रोड जिसको हमने पकड़ लिया है। करे द रोड टेकन। अब देखो कौन सी रोड है ये, कौन सा रास्ता है। करे ऑन चेन्नई सलेम ग्रीनफील्ड हाईवे। बात कर रहा है चेन्नई सलेम के बीच में ग्रीनफील्ड हाईवे की, एक ऐसे हाईवे की जो अब नए सिरे से बनेगा। ग्रीनफील्ड का मतलब यही होता है कुछ नए सिरे से कोई नया काम करो, है ना। तो ये कोई जगह नहीं थी, कोई रोड नहीं थी जिसको हम हाईवे में बदलेंगे, बल्कि जंगलों में से या पहाड़ों में से काट के रास्ता बनाएंगे। ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण होगा। समझ गए। टेकन यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल का काम करती है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते थे, द रोड दैट हैज बीन टेकन, है ना। इसको ऐसा भी लिख सकते थे। चलिए आगे बढ़े। करे द सालेम Greenfield Highway may now be a fait accompli after SC verdict। कह रहे जो सालेम ग्रीनफील्ड हाईवे है ना, सालेम ग्रीनफील्ड हाईवे का मतलब आप समझ गए, ये एक ऐसा हाईवे है जो कि नए सिरे से बनने वाला है। ग्रीनफील्ड है। कह रहे ये जो हाईवे है हो सकता है वो अब हो, मे नाउ बी, हो सकता है वो अब बन जाए। और क्या बन जाए, अ फेट अकम्प्लाई। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो अकॉम्प्लिश्ड है, एक अकॉम्प्लिश्ड फैक्ट, ऐसी चीज जिसको बदला ना जा सके, है ना। कह रहे हो सकता है यह हाईवे अब एक फेट अकॉम्प्लाई बन जाए। और कब, एससी के वर्डिक्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। समझ गए सेंटेंस को। देखो इसमें देखने वाला क्या वर्ड है, फेट अकॉम्प्लाई। ये बना ऐसा ही है। फेट को आप समझे फैक्ट, अकॉम्प्लाई का मतलब अकॉम्प्लिश्ड। हर वो चीज फेट अकॉम्प्लाई है जिसको आप टाल नहीं सकते, है ना। ऐसा डिसीजन जिसको रिवर्स नहीं कर सकते। हो गया तो हो गया। कह रहा अब आपने एससी ने जो वर्डिक्ट दिया है, अब ये हाईवे तो बन के ही रहेगा। इसको आप जो है बाद में कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि इसमें पैसा बहुत इन्वेस्ट होता है ना। अब इसमें देखने वाला वर्ड आपने देख लिया, वर्डिक्ट दूसरा वर्ड है जिसका मतलब होता है फैसला, डिसीजन, रूलिंग, एब्डिकेशन या डिग्री। ये चारों ही वर्ड्स वर्डिक्ट के फैसले के जो है ना सिनोनिम्स हैं। एक समरी में आपको दे देता हूँ, आपको पता चले किस बारे में लिखा हुआ है। देखो अपने देश में कोई भी ऐसा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट वाला प्रोजेक्ट होता है ना, जिसका पर्यावरण पे असर पड़े, वो कोर्ट केस बन जाता है। कोर्ट केस जब जब बनता है, हमारी हाई कोर्ट लोगों के स्वास्थ्य को और एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी देती है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन इस सालेम ग्रीनफील्ड हाईवे के प्रोजेक्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक नया काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये सब चीज़ें बाद में, पहले आप इस प्रोजेक्ट को शुरू करो। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, हम बाद में देख लेंगे, क्लियरेंस मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, अब प्रोजेक्ट को शुरू कर दो, जो करना है एक बार काम को शुरू करो। अब इससे होगा क्या, ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर ये आपने शुरू कर दिया ना तो कोई रास्ता नहीं है बाद में आप इसको कैंसिल कर सको। हमारा एडिटोरियल यही कह रहा है ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है ना कि प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए, बाद में देखेंगे क्या करना है, ये अपने आप में इस प्रोजेक्ट को एक तरह से पक्का करता है, क्योंकि इतना पैसा इसके शुरू में लग जाएगा, इसको कोई भी सरकार बाद में टालने की हिम्मत नहीं करेगी। समझ गए ना। तो कह रहा बस ये एक फेट कॉम्प्लाई बन गया है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद। साथ में ये डिस्कस भी करेगा पहले कैसे हाई कोर्ट्स लोगों के स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देती थी, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा काम नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी है लोगों के हेल्थ से ऊपर। आज की टोन है एनालाइजिंग और फोरकास्टिंग। एनालाइज भी कर रहा है और फोरकास्ट भी कर रहा है आगे क्या होगा, कैसे ये प्रोजेक्ट अब एक फेट कंप्लाई बन जाएगा। शुरू करेंगे उससे पहले देखो थोड़ा डिफिकल्ट लिखा हुआ है। अभी आप इसको पढ़ते हुए सोचोगे सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब चीज़ें कैसे बनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बेसिक से शुरू करना है। हर रोज़ चैनल पे बहुत लोग आते हैं, इसलिए मैं रोज़ इस चीज़ को रिपीट भी करता हूँ। बेसिक से इंग्लिश को शुरू करें। चैनल के होम पेज पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट के जरिए कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।
30 वीडियोस को पूरा करो, 1 वीक 2 वीक 3 वीक में, आधे आधे घंटे की हैं। इससे आपका बेसिक एक है ना आधार बन जाएगा, फाउंडेशन बन जाएगी आपकी। इसी के नीचे मेंबर ओनली वीडियोस हैं जिनमें एसएससी और बैंक्स को कैसे पेपर को आपको सोल्यूशन करना है वो मिलेगा। फुल पेपर सोल्यूशन भी करवाता हूँ और साथ में अलग अलग से सिंपल वीडियोस भी हैं, है ना, क्लोज टेस्ट, PQRS, लॉजिक के साथ। तो इनके लिए आप मेंबर बन सकते हैं। इन वीडियोस के लिए मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पे प्रेस करें, अपना कंट्रीब्यूशन दें या इस वीडियो को प्ले करें, यहाँ आपको बताया जाएगा कैसे मेंबर बनना है। शुरू कर रहा हूँ। कह रहे बाय अपहोल्डिंग नोटिफिकेशंस इंटेंडिंग टू एक्वायर एग्रीकल्चर लैंड फॉर द प्रपोज्ड Chennai Salem Greenfield Highway, the Supreme Court has both paved the way for completing the land acquisition process and sought to ensure that environmental clearances are obtained before its construction. कह रहे अपहोल्ड करके, लंबा सेंटेंस है, ध्यान से देखो। बाय अपहोल्डिंग, अपहोल्ड करके, अपहोल्ड करना मतलब बनाए रखना, है ना, किसी चीज़ को जारी रखना। कह रहे बनाए रख के उन नोटिफिकेशंस को, सपोर्ट करके उन नोटिफिकेशंस को जो इंटेंड करते हैं, जिनका इरादा है एक्वायर करने का, अपने कब्जे में लेने का एग्रीकल्चर लैंड को, कृषि भूमि को। अच्छा, किस लिए एक्वायर करना है? प्रपोज चेन्नई सालेम ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए। इस हाईवे के लिए, ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए जो प्रपोज्ड है ना, जिसका हमने प्रपोजल दिया है। कह रहा है ऐसे नोटिफिकेशंस को अपहोल्ड करके या सपोर्ट करके हुआ क्या, किसने किया? कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने 2 काम कर दिए हैं। पहला तो पेव द वे फॉर कर दिया, रास्ता साफ कर दिया है कंप्लीट करने का लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को, भूमि अधिग्रहण की कार्यप्रणाली को। समझ गए ना, कैसे इसके लिए लैंड को एक्वायर किया जाएगा, इस प्रोसेस के लिए रास्ता साफ कर दिया है। और दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम किया सुप्रीम कोर्ट ने सॉट, इस चीज़ की कोशिश कि वो इंश्योर करे कि पर्यावरण से रिलेटेड जो क्लियरेंसेस हैं वो ऑब्टेन्ड होती हैं, वो मिल जाती हैं इसके कंस्ट्रक्शन से पहले। समझ गए ना, इस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट करके रास्ता साफ कर दिया है कि अब तो लैंड जरूर एक्वायर होगी इस प्रोजेक्ट के लिए और सारी क्लियरेंसेस भी मिल जाएंगी इससे कंस्ट्रक्शन से पहले। आज जो सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, इंटेंडिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो नोटिफिकेशन जो इंटेंड करता है एक्वायर करना, है ना, एडजेक्टिव की काम कर रही है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप जानते हैं पार्टिसिपल कहलाती है। सुप्रीम कोर्ट की 2 वर्ब्स हैं, पहली है बोथ, ये देखो हैज़ बोथ पेव्ड द वे फॉर, बोथ छोड़ देना, हैज़ पेव्ड द वे फॉर, और दूसरी है सॉट। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना जरूरी है क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की ये सॉट वर्ब नहीं मिलाओगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि किसने ये सॉट किया, है ना, किसने सीक की सेकंड फॉर्म सॉट को यूज़ किया। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वर्ब है सॉट। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की वर्ब है आर ऑब्टेन्ड, पैसिव वॉइस में। इसमें देखने वाला एक वर्ड आया पेव द वे फॉर। मैं इससे आपको एक खूबसूरत बनी हुई चीज़ बताता हूँ इससे जुड़ी हुई। देखो, पेव द वे फॉर का मतलब है रास्ता साफ करना, इसका सिनोनिम होता है क्लियर द पाथ फॉर, दोनों का मतलब एक ही। लेकिन इनके एंटोनिम बताता हूँ आपको। हिंडर द वे, पेव द वे फॉर का मतलब होता है रास्ता साफ करना, हिंडर द वे का मतलब होता है रास्ता किसी का रोकना, इसको आप ऑब्स्ट्रक्ट द वे भी बोल सकते हैं, है ना, ऑब्स्ट्रक्ट द वे। अब देखो, इनसे मिलता जुलता एक इडियम है पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील। बहुत ही अच्छा इडियम है, आजकल नए इडियम आ रहे हैं ना एग्जाम्स में भी और बोलने में भी। पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील का मतलब क्या है? किसी के चक्के में, किसी के व्हील में, टायर में एक जो है स्पोक घुसा देना, मतलब उस टायर के अंदर एक छड़ी घुसा देना, है ना, चलते हुए टायर को बंद करवा देना। तो ये भी ऑब्स्ट्रक्ट और हिंडर का ही एक सिनोनिम है, पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील, किसी के प्लान्स पे पानी फेरना, किसी के रास्ते में रोड़ा बनना। तो अच्छी इडियम है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पे आज का अपना क्विज बेस्ड है, इस इडियम को कैसे यूज किया जाए, है ना। चलो, कह रहा इट हैज रूल्ड दैट it will be premature to expect the authorities to obtain environmental approvals at the stage of identifying the land linked to the proposed alignment of a highway, but once the land was notified for acquisition and surveyed for feasibility, they would have to apply for all statutory clearances. लंबा सेंटेंस है, सारे लंबे सेंटेंस है इसमें। करे इसने रूल कर दिया है, भाई किसने? इट ने। इट कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, वर्डिक्ट दे दिया है, रूल कर दिया है दैट वो ये कि ये बहुत प्री मेच्योर होगा, इट विल बी प्री मेच्योर। कह रहे ये बहुत ही जल्दबाजी होगी। अच्छा, कौन सी बात भाई? एक्सपेक्ट करना कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारी सरकार है, वो ऑब्टेन करे एनवायरमेंटल अप्रूवल को। अच्छा, कब ऑब्टेन करे? उस स्टेज पे जो है आइडेंटिफाई करने की लैंड को। अच्छा, कौन सी लैंड को?
जो लिंक्ड है इस प्रपोज अलाइनमेंट ऑफ ए हाईवे के, है ना। इस हाईवे को सीधे तरीके से कैसे जो प्रपोज किया गया इसके अलाइनमेंट को, अलाइनमेंट होता है सीधे तरीके से सीधा करना किसी चीज़ को, ऐसा समझो आप। तो कह रहे इसने ऐसा बोला कि बड़ी जल्दबाजी होगी अगर आप सरकार को ये बोलते हो कि वो एनवायरमेंटल अप्रूवल ले उस स्टेज पे जब ये सिर्फ भूमि को, लैंड को आइडेंटिफाई कर रही है इस हाईवे को कैसे बनाना है ना, इस चीज़ के लिए। कह रहे लेकिन बट एक बार जब लैंड नोटिफाई हो जाती है ना एक्विजिशन के लिए और सर्वे हो जाता है लैंड का फिजिबिलिटी के लिए, फिजिबिलिटी का मतलब होता है हमारा प्रोजेक्ट कितना सफल रहेगा, इस सर्वे को बोलते हैं फिजिबिलिटी। कह रहे एक बार जब लैंड नोटिफाई हो जाती है और सर्वे के लिए सर्वे हो जाता है तब अथॉरिटी को अप्लाई करना पड़ेगा सभी तरह की लीगल क्लियरेंसेस के लिए। समझ गए ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जब आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा हो तब सरकार को कोई भी इस तरह से प्रेशराइज नहीं करेगा कि वो एनवायरमेंटल जो है ना अप्रूवल ले। एक बार जब सरकार मान जाए, सरकार आइडेंटिफाई कर ले किसी ज़मीन को, नोटिफाई कर दे कि हम इसको एक्वायर करेंगे, है ना, सर्वे इसका कर दे, उसके बाद है ना सारी की सारी लीगल क्लियरेंसेस के लिए सरकार को अप्लाई करना है, उससे पहले नहीं। समझ गए। सब्जेक्ट वो मिलाना सिंपल सेंटेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा इट वुड बी at the stage of entertaining objections that questions such as whether the project was truly a public purpose could be dealt with। अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ा और आगे चल गया, कह रहा ये होगा it would be, और कब होगा, उस स्टेज पे जो होती है एंटरटेन करने की ऑब्जेक्शंस को, वो स्टेज पे जहां पे ऑब्जेक्शंस को हम एड्रेस करेंगे। एंटरटेन करने का मतलब है एड्रेस करना, है ना, संबोधित करना। कह रहा है उस स्टेज पे जाके ही कुछ होगा। अब अच्छा क्या होगा कि जो क्वेश्चंस है ना, जो सवाल है, सच है जैसे कि वेदर, हाँ के ना, ये जो प्रोजेक्ट है वो ट्रूली एक पब्लिक पर्पस प्रोजेक्ट है या नहीं, ये प्रोजेक्ट वास्तव में लोगों की भलाई का प्रोजेक्ट है कि नहीं। कह रहे ऐसे सवालों को डील विद किया जा सकता है, इन सवालों से निपटा जा सकता है। समझ गए ना। तो कह रहे पहले तो आइडेंटिफाई करो ज़मीन को, फिर आप क्लियरेंसेज लो, फिर एक प्रोसेस आएगी, स्टेज आएगी जहाँ पे लोगों के डाउट सॉल्व करोगे, वहाँ पे इन सवालों का जवाब देना है आपको कि वास्तव में जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो वो लोगों के काम आएगा या नहीं आएगा। अभी तक ऐसा नहीं होता था। अभी तक क्या होता था, सरकार जैसे ही कोई प्रोजेक्ट शुरू करती थी लोग इस सवाल को पूछ लेते थे कि भाई हमारे क्या काम ये प्रोजेक्ट आएगा। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें देखना, सब्जेक्ट वर्ब मिला है तो इट की वर्ब है वुड बी, क्वेश्चंस की वर्ब है कुड बी डेल्ट विद, और प्रोजेक्ट की वर्ब है वाज। सब्जेक्ट वर्ब बहुत जरूरी है मिलाना, है ना, आपस में जंबल्ड है सब्जेक्ट वर्ब, अगर नहीं पकड़ोगे तो समझ नहीं आएगा आपको। अब ये डील विद देख लेना, इसका मतलब होता है निपटना, एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसके सिनोनिम होते हैं दो, टैकल विद और ग्रैपल विद। अब ध्यान देने की ये चीज़ है, विद के चक्कर में लोग टैकल के बाद में भी विद लगाते हैं। हमेशा टैकल जो है बिना विद के यूज़ किया जाए, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो डील विद ठीक है, ग्रैपल विद ठीक है, लेकिन टैकल विद जैसी गलती मत करे आना। हटा देता हूँ इसको, है ना। चलो कुछ लोग क्या वीडियो देखते नहीं है, सिर्फ ये वाली पीडीएफ उठा लेते हैं, बाद में बोलते हैं अरे सर आपने टैकल के साथ में विद लगा रखा है। वीडियो में समझाया है अच्छे से कि नहीं लगाना, है ना, पर पीडीएफ देख करके बाद में शोर मचाते हैं। चलो कह रहे हाउएवर द लैंड कुड बी टेकन ओवर एंड कंस्ट्रक्शन बिगन only after the competent authorities give their clearances along with measures for mitigating and remedying possible environmental damage। कह रहे फिर भी जो लैंड है ना उसको टेक ओवर किया जा सकता है। टेक ओवर करने का मतलब होता है एक्वायर करना, है ना, अपने सर पे लेना, कब्जे में लेना। कह रहे फिर भी जो लैंड है वो टेक ओवर की जा सकती है और कंस्ट्रक्शन शुरू किया जा सकता है, और कब, महज तभी जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो सक्षम अधिकारी हैं, है ना, ऑफिसर्स हैं, वो देते हैं अपने क्लियरेंसेस को, और किसके साथ साथ, उन मेजर्स के साथ साथ जो है मिटिगेट करने के, कम करने के, और रेमेडी करने के, सॉल्यूशन करने के पॉसिबल एनवायरमेंटल डैमेज को। समझ गए ना। तो कह रहे लैंड को आप ले सकते हो, कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हो, पर तभी जब आपको सारी क्लियरेंसेस मिल जाएं, और ये काम आपको तब करना है मेजर्स के साथ में, उन कदमों के साथ में जिसमें एनवायरमेंटल पे जो डैमेज है उसको आप कम भी करोगे और आप उसकी रेमेडी भी करोगे। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देख लेना। लैंड की दो वर्ब्स आई हैं, कुड बी टेकन, और एक ही वर्ब है ना, कुड बी टेकन, और कंस्ट्रक्शन की है कुड बी बिगन। यहाँ पे कुड बी दो बार नहीं लिखने की वजह से हमने कुड बी को मिस कर दिया, तो यहाँ पे कुड बी बिगन होना चाहिए। बिगिन, बिगेन, बिगन, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अथॉरिटी की वर्ब है गिव, मिटिगेट करना मतलब प्रभाव को कम करना, ईज करना, लेसन करना, पेसिफाई करना, मॉडिफाई करना, एसुएज करना, एलिवेट करना। लास्ट के चारों वर्ड्स देख लेना।
चारों वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एग्जाम वाले वर्ड्स हैं, सारे बार बार आने वाले। रेमेडी होता है किसी चीज़ का सोल्यूशन। आज अपने खबरी पे एक लाइव करने वाले हैं शाम को तकरीबन 8:30 बजे, है ना, 8:30 या 9 बजे के करीब, ऐसा समझो। खबरी ऐप के ऊपर आप मुझसे बात कर सकते हैं जैसे आप फ़ोन कॉल करते हैं, है ना, वहाँ पे ऑप्शन होता है आप मुझसे वॉइस चैट कर सकते हैं। तो आधे घंटे का लाइव होगा, अपने डाउट्स क्वेरीज लेकर के आएँ ज़रूर से। खबरी ऐप को डाउनलोड कर लेना, अगर जिनके पास नहीं हो आप चैनल के होम पेज पे जाएँ, आगे 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 खिसकते जाएँ, लास्ट में अबाउट पे आएंगे, नीचे खबरी का लिंक पड़ा है, इस लिंक पे प्रेस करना, ऐप डाउनलोड हो जाएगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही मैं लाइव आऊँगा। चलिए आगे बढ़ें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ना, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। The judgment of the Madras High Court, which had taken a nuanced position in favor of environmental protection, agriculture and preservation of rural livelihoods over the economic benefits of a new highway on virgin land, has been set aside in the process। कह रहे जो जजमेंट है ना मद्रास हाई कोर्ट की, जिसने लिया था एक बारीकी से भरी पोजीशन को, न्यूएंस्ड पोजीशन को, न्यूएंस्ड मतलब बहुत बारीकी भरी। अच्छा किसके फेवर में? फेवर में लिया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के, पर्यावरण की सुरक्षा के। और किसके फेवर में? एग्रीकल्चर के। अच्छा और किसके फेवर में? बचाए रखने को, प्रिजर्व करने को, गांवों में लाइवलीहुड्स को, गांवों में रोजगार को। अच्छा ये फेवर किस चीज़ के ऊपर लिया गया था? ये लिया गया था इकोनॉमिक बेनिफिट्स के ऊपर, आर्थिक फायदों के ऊपर, एक नए हाईवे पे वर्जिन लैंड के ऊपर, ऐसी लैंड के ऊपर जहाँ पे ऑलरेडी कोई हाईवे नहीं है। कह रहे ये जो जजमेंट है ना, जो ऐसी टाइप की थी, इस टाइप की, कह रहे ये जो जजमेंट है इसको सेट असाइड कर दिया गया है इस प्रोसेस के अंदर। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, इसने मद्रास हाई कोर्ट से बिल्कुल उल्टा फैसला दिया है। मद्रास का हाई कोर्ट ये बोलता था कि पहले एनवायरनमेंट को देखो, पहले लोगों की ज़िंदगियों को देखो, स्वास्थ्य को देखो, उनके रोजगार को देखो, फिर किसी हाईवे को बनाने का सोचो। सुप्रीम कोर्ट बोलती है ये बाद में देखना, पहले हाईवे बनाने का प्लान शुरू करते हैं। समझ गए? अब इसमें देखने वाली चीज़ें देख लेना। सेट असाइड करना होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना, क्वैश करना, नलीफाई करना। सेट असाइड, साइड में रख देना, ऐसा समझो, है ना, साइड में कर देना किसी चीज़ को कैंसिल करके। सब्जेक्ट वर्ब कितना जरूरी है यहाँ देखो। अब मद्रास हाई कोर्ट की वर्ब है हैज़ बीन सेट असाइड। अगर आप ये नहीं पकड़ पाओ तो कैसे आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ ने किसको कैसे किया गया है ना, यहाँ पे इस तरह से पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे द हाई कोर्ट हैड शोन ग्रेटर सेंसिटिविटी टू पॉसिबल लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल कंसर्न्स। कह रहे जो हाई कोर्ट है उसने दिखाया था बहुत ही ज़्यादा संवेदनशीलता को, सेंसिटिविटी को, और किसके लिए? उन कंसर्न्स के लिए जो पॉसिबल हैं हमारे लाइवलीहुड्स के लिए और हमारी इकोलॉजी के लिए, हमारे रोजगार पे, काम धंधे पे और पर्यावरण पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा उनके लिए हाई कोर्ट ने बहुत ही बड़ी संवेदनशीलता दिखाई थी अपनी पुरानी वाली जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा इट हैड फेवर्ड अर्ली जुडिशियल इंटरवेंशन relying on judgments from the US that spoke out against letting projects advance to such a stage that there is irreversible commitment of resources। कह रहे ये हाई कोर्ट ने फेवर किया था शुरुआत में ही जुडिशियल इंटरवेंशन को, अर्ली जुडिशियल इंटरवेंशन, शुरू में ही न्यायिक जो है दखल अंदाजी आपको प्रोजेक्ट में कर देनी है, ऐसा इसने फेवर किया था। और ये कैसे किया था? रिलाय करते हुए, निर्भर करते हुए उन जजमेंट्स पे जो आई थी अमेरिका से। और कैसी जजमेंट थी? जो खिलाफ बोलती थी, स्पीक अगेंस्ट करती है, और किसके अगेंस्ट? करने देने के किसी भी प्रोजेक्ट को एडवांस करने देने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने का काम, है ना। वो हमेशा ये जजमेंट ऐसी थी जो अमेरिका की थी और कहती थी किसी भी प्रोजेक्ट को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे एक ऐसी स्टेज तक जहां पे एक इरिवर्सिबल कमिटमेंट हो जाए रिसोर्सेज का। इतने रिसोर्स हम लगा दें, कमिट कर दें कि उसको हम वापस खींच ना सकें। आपने 1000 करोड़ सर्वे पे लगा दिए, सर्वे करने के बाद आपने फिजिबिलिटी स्टडी की, उस पर 500 करोड़ और लग गए, 1500 करोड़ रुपए आपने खर्चा कर दिया। उसके बाद अगर हाई कोर्ट में केस लगेगा तो हाई कोर्ट भी डरेगी कि कहीं 1500 करोड़ का नुकसान ना हो जाए। तो अमेरिका से जो जजमेंट आती थी वो ऐसी आती थी ऐसे मामलों में कि आपको शुरू में ही हाई कोर्ट्स को या सुप्रीम कोर्ट्स को इंटरवेंशन दे देना है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट इतना आगे बढ़ जाए कि हजारों लाखों करोड़ उसमें लग जाएं और जो इरिवर्सिबल हो, जिनको हम फिर से रिकवर ना कर सकें। समझ गए ना? ऐसा इसका मीनिंग है सेंटेंस का। इट की वर्ब है हैड फेवर्ड, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है रिलाइंग। रिलाइंग मतलब किसी पर निर्भर करना, किसी पर डिपेंड करना। लेट का मतलब है होने देना किसी काम को। इरिवर्सिबल मतलब जो चेंज ना हो सके बाद में,
परमानेंट हो, इरिवोकेबल हो, चेंजलेस हो, है ना, इरिवर्सिबल के सिनोनिम्स है। चलो आगे बढ़े। आज वोकेबलरी ज़्यादा आई है, ग्रामर कम आई है। ग्रामर का एक ही कॉन्सेप्ट है जो मैं अगले सेंटेंस में आपको करवाऊंगा, है ना, इस अगले पैराग्राफ में। कह द 3 जज बेंच हैज़ नाउ रूल्ड दैट द हाई कोर्ट वॉज रॉन्ग इन होल्डिंग दैट क्लियरेंसेस अंडर एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट लॉज वर रिक्वायर्ड इवन बिफोर द इनिशियल लैंड एक्विजिशन नोटिस। कह रहे 3 जजेस की बेंच ने ऐसा अब रूल कर दिया है, फैसला दे दिया है, दैट वो ये कि हाई कोर्ट गलत थी होल्ड करने में इस चीज़ को मानने में। और कौन सी चीज़ को? दैट वो ये कि जो क्लियरेंसेस है एनवायरमेंटल और फॉरेस्ट लॉ के अंदर उनकी ज़रूरत है, और कब? यहाँ तक कि जबकि शुरुआती लैंड एक्विजिशन नोटिस भी आए। तो इस 3 जज की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बोला कि हाई कोर्ट गलत बोलती है। हाई कोर्ट कहती है कि शुरू में ही क्लियरेंस लेनी है, लेकिन हम बता रहे हैं क्लियरेंस तब लेनी है जब लैंड एक्विजिशन का नोटिस निकले, उससे पहले नहीं लेनी। समझ गए? कर इट गोज ऑन to uphold the center's power to notify any stretch of land including greenfield land and not merely a pre-existing road as a national highway। कह रहे ये इतना आगे बढ़ जाती है, ये सुप्रीम कोर्ट गोज ऑन करती है, इतना आगे जाती है कि ये अपहोल्ड करती है, बनाए रखती है सेंटर की उन पावर्स को, ताकतों को जो है नोटिफाई करने की किसी भी भूमि के टुकड़े को, स्ट्रेच ऑफ लैंड को। अच्छा, जिसमें शामिल है एक ग्रीन फील्ड लैंड, एक ऐसी लैंड जिसपे आज तक कोई भी हाईवे नहीं बना है। आगे वही बता रहा है, कह रहा है ना केवल पहले से एग्जिस्ट करने वाली रोड को, है ना। तो सेंटर के पास पावर्स हैं कि वो किसी भी स्ट्रेच ऑफ लैंड को नोटिफाई कर सकती है, चाहे उस पर रोड पहले है या नहीं है, और कैसे? एज अ नेशनल हाईवे। समझ गए ना? तो सेंटर के पास अब पूरी ताकत है, वो आज बोल देना हमारे घर के पास, हमारे घर की जगह से नेशनल हाईवे निकलेगा, तो किसी भी स्ट्रेच ऑफ लैंड को वो नेशनल हाईवे घोषित कर दे तो वो बन जाएगा कल नेशनल हाईवे, है ना। सेंटर उसके लिए हमारा घर भी खरीद सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको आधे मिनट में ग्रीन फील्ड है ना, इस वर्ड को अच्छे से समझा देता हूँ। ये बार बार आएगा, वैसे तो इंग्लिश से रिलेटेड कम है, लेकिन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, आपको बहुत यूज आएगा, है ना। इस वर्ड को आप इन्वेस्टमेंट के जरिए समझो, फिर मैं इसको लैंड पे लाऊंगा। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड 2 वर्ड्स है अपने पास। ग्रीन फील्ड मतलब हरा भरा खेत, ब्राउन फील्ड मतलब वो वाला खेत जिसकी फसल ब्राउन हो चुकी है, क्रॉप सड़ चुकी है। ग्रीन फील्ड मतलब नया जुता हुआ खेत, एकदम हरा भरा। ब्राउन फील्ड मतलब जो खेत जिसकी फसल बन करके और सड़ भी चुकी है, ब्राउन हो चुकी है ना। अब देखो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां पे आप एक नया हरा भरा खेत निकालते हो, मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा प्लांट, एक ऐसी मशीनरी, एक ऐसी फैक्ट्री जिसको आप नए सिरे से खड़ा करते हो। जैसे खेत में नई नई फसल आती है ग्रीन कलर की, समझ गए ना। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है, नए सिरे से इन्वेस्टमेंट ऐसे काम में जो ऑलरेडी ना हुआ हो। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होगी जैसे आपको लगा कि यार ये सामने वाली कंपनी है, इसका ये प्लांट सही से ऑपरेट नहीं कर रहा है, ये लोग इस जगह पे काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि घाटे में चल रहे हैं, तो इनका ये वाला प्लांट मैं खरीद लेता हूं, मैं उसको चलाऊंगा, मैं इसको फायदे में मुनाफे में भी चला के दिखाऊंगा। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया और इस कंपनी का ये वाला प्लांट या मशीनरी खरीद ली, ये एक ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी प्लांट था, मशीनरी थी, बस वो सड़ा हुआ था, ब्राउन था, आप उसको फिर से ग्रीन करोगे, चलती हुई चीज़ को खरीद के फिर से आगे और अच्छे तरीके से चलाओगे। तो वैसे लैंड भी होती है। ग्रीन फील्ड लैंड हाईवे वो हाईवेज हैं जो कि नए सिरे से बनने वाले हाईवे होंगे। ब्राउन फील्ड लैंड हाईवेज वो हाईवेज होंगे जहां पे ऑलरेडी हाईवे है लेकिन टूटा हुआ है, कच्चा है, उसको आप पक्का बनाओगे, नए सिरे से नहीं बल्कि बने हुए हाईवे को ही पक्का करोगे। समझ गए ना? ये बहुत काम आने वाली टर्म्स हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपकी पढ़ने की, है ना। कह रहा है एज पार्ट ऑफ ए ग्रोइंग बॉडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द टॉप कोर्ट हैज लेड डाउन इन कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड 2006 a general principle that in future before acquiring land for development the possible adverse environmental impact should be properly comprehended and the acquisition done in a way that did not impair it। कितना लंबा सेंटेंस है, देखो इतना लंबा सेंटेंस है, सिंपल है, ध्यान से पीस बाय पीस पढ़ेंगे इसको। एज मतलब की तरह, एक पार्ट की तरह, एक हिस्से की तरह, और किसके? एक ग्रोइंग बॉडी के, एक बढ़ते हुए मास के। बॉडी का मतलब होता है किसी का शरीर या किसी का मास। कह रहा है एक बढ़ते हुए ढेर के या ग्रोइंग बॉडी के हिस्से के तौर पे। अब ये बॉडी किसकी है? जूरिस्प्रूडेंस की। जूरिस्प्रूडेंस होते हैं ऐसे सेट ऑफ लॉज जो गाइड करते हैं जज को कि आगे वाले केस के अंदर कैसे फैसला देना है। ऐसे लॉज, ऐसे फैसले, उनका एक समूह कहलाता है, ग्रुप कहलाता है जूरिस्प्रूडेंस, है ना। हर बार जब भी कोई जज
किसी भी केस पे कोई फैसला देता है तो उस केस पे पहले जो केस आए हैं ना, उस केस पे बने हुए केस, उनके फैसलों को देखता है। वो सभी के सभी फैसले उस जज के लिए कहलाएंगे जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है ना। तो कह रहा है एक बढ़ती हुई जूरिस्प्रूडेंस की बॉडी के तौर पे, और ये जूरिस्प्रूडेंस किस चीज़ की है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, है ना। कैसे डेवलपमेंट की जाए जो सस्टेनेबल हो, जो सबके काम आए, लंबे समय तक चले। कह रहे हुआ क्या, ये जो टॉप कोर्ट है ना, इसने ले डाउन किया था, इसने इस्टेब्लिश किया था, स्पेसिफाई किया था इस खास केस के अंदर 2006 वाले में। अच्छा क्या स्पेसिफाई किया था? एक जनरल प्रिंसिपल को। अच्छा प्रिंसिपल क्या था कि कभी भी इन फ्यूचर में एक्वायर करने से लैंड को पहले डेवलपमेंट के लिए जो पॉसिबल एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है ना, जो पॉसिबल खराब जो हमारे पर्यावरण पे असर हैं, उनको पहले प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड किया जाना चाहिए, सही तरीके से समझा जाना चाहिए। और जो एक्वाजिशन है वो किया जाना चाहिए इस तरीके से जिससे ये इम्पेयर ना हो, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है उनको खराब ना बनाया जाए। होना तो यही चाहिए। आपने हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट करना है, सबसे पहले एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट को कॉम्प्रिहेंड करो, उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, है ना। अगर आप बाद में कॉम्प्रिहेंड करते हो इस चीज़ को प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद, तब आपके पास रास्ता ही नहीं होगा कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कैसे कम किया जा सकता है। तो हमारे पास तो यही जूरिस्प्रूडेंस थी अभी तक 2006 की जजमेंट से कि पहले आप स्टडी करोगे, फिर कहीं पे लैंड को एक्वायर करोगे और फिर हाईवे बनाने का सोचोगे। समझ गए ना। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देखना। जूरिस्प्रूडेंस मैंने आपको बता दिया है ना, पहले आए हुए कोर्ट के ऐसे फैसले जो फ्यूचर के अंदर किसी केस में, सिमिलर केसेस के अंदर आपको हेल्प करते हैं, वो जूरिस्प्रूडेंस कहलाते हैं। ये बना कैसे हुआ वर्ड्स? प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी, जूरी का मतलब होता है न्यायिक। जूरिस्प्रूडेंस वही सेट ऑफ लॉज हैं जो न्यायिक समझदारी को दर्शाते हैं, है ना। जूरी को कैसे प्रूडेंट होकर के फैसला देना है इस चीज़ को बताते हैं। तोड़ के इस वर्ड को आप समझ सकते हैं ना, प्रूडेंस मतलब समझदारी। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स देखना। ले डाउन मतलब इस्टेब्लिश करना, एक फ्रेजल वर्ब है। कॉम्प्रिहेंड करना मतलब समझना, है ना, किसी चीज़ को। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हो ना, आरसी, तो आप रीडिंग को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहे हो। कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझना। इम्पेयर करना मतलब किसी चीज़ को क्रिपल करना, वीकन करना, डैमेज करना, कमज़ोर बनाना। कह रहा इन अ डिपार्चर फ्रॉम दिस डिक्टम इट नाउ सेज द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग हाईवेज एंड द प्रोसेस लेड डाउन फॉर एक्वायरिंग लैंड फॉर हाईवे प्रोजेक्ट्स डिड नॉट प्रोवाइड फॉर अ प्रायर क्लियरेंस रिक्वायरमेंट। कह रहा है ऊपर वाला जो पूरा जूरिस्प्रूडेंस था, जो कहानी हमने पूरी गाई है, कह रहा है इससे एक डिपार्चर लेते हुए, इस डिक्टम से एक अलविदा कहते हुए, एक रवानगी लेते हुए इस प्रिंसिपल से, कह रहा है अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो कानूनी ढांचा है, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है, और वो ढांचा जो गवर्न करता है हाईवेज को, है ना, जिसके हिसाब से हाईवे बनते हैं, और जो प्रोसेस है जिसको लेट डाउन किया गया है एक्वायर करने के लिए लैंड को हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए, कह रहे ये दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड फॉर नहीं करती हैं, ये दोनों ही चीज़ें जो अरेंज नहीं करती हैं एक प्रायर क्लियरेंस रिक्वायरमेंट को। ना तो कानूनी ढांचा आपको मजबूर करता है, ना वो प्रोसेस आपको मजबूर करती है कि आप शुरू में ही क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट आपको हो, आप शुरू में ही एनवायरमेंटल क्लियरेंस लो। ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे हटा रहा हूँ इसको, पास्ट पार्टिसिपल है ना, लेट डाउन। अब इसमें देखने वाली चीज़ें, इस वर्ड को, इस सेंटेंस को आप समझ गए ना क्या कहना चाह रहा है। मैं रिपीट कर देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। कह रहे ऊपर वाली जो बात है ना, उससे रवानगी लेते हुए, उससे मुंह फेरते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई कोई प्रायर क्लियरेंस रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, है ना। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देखो। डिक्टम होता है एक प्रिंसिपल या डिक्लेरेशन फ्रॉम ए जज। अगर जज साहब ने आज कुछ कह दिया, कल इस जज साहब की जो बात है ना वो सबकी जुबान पे होगी एज ए प्रोवर्ब। जज साहब ने किसी केस के बारे में कोई खास फैसला दिया है तो आज से 20 साल बाद भी उन जज साहब की बात को एज अ लोकोक्ति या मुहावरा सबके सामने बताया जा सकता है ऐसे किसी केस में। समझ गए ना, उसको अपने बोलते हैं डिक्टम। तो अपनी बात 2006 में जो बोली थी उससे इन्होंने डिपार्चर लिए, उससे उस डिक्टम से रवानगी ली है। अब इसमें देखने वाला वर्ड है प्रोवाइड फॉर। ये प्रोवाइड वर्ड मैंने आपको खबरी पे करवाया था पूरा पोस्टमार्टम करके। इससे जुड़े हुए सारे के सारे मीनिंग, सारे के सारे ग्रामर रूल मैं आपको यही करवा देता हूँ, है ना। अच्छा है, ध्यान से देखना। कभी कभी आप प्रोवाइड के बाद में विद देखोगे, कभी कभी आप प्रोवाइड के बाद में प्रीपोजिशन नहीं देखोगे, कभी कभी प्रोवाइड के बाद में फॉर देखोगे, और कभी कभी प्रोवाइड के बाद में अगेंस्ट देखोगे। ये चारों चीज़ें इसमें कवर होंगी, है ना। ये दोनों सेंटेंस देखो। दे प्रोवाइडेड देयर सपोर्ट टू अस। उन्होंने प्रोवाइड किया उनका सपोर्ट हमें। अगली सेंटेंस देखो। दे प्रोवाइडेड अस विद देयर सपोर्ट। उन्होंने अपना सपोर्ट हमें दिया। अगर इस विद को मैं निकाल दूँ सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे विद क्यों आएगा? देखो यहाँ पे जो चीज़ दी गई थी वो प्रोवाइड के बिल्कुल बाद में आ रही है, और जिसको दी गई थी वो टू लगा के बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हमने? उन्होंने प्रोवाइड किया हमें
और क्या प्रोवाइड किया, अपने सपोर्ट को। जब आप इस तरह से टू अस को प्रोवाइड के बाद में लिखेंगे, ये वाली स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो सपोर्ट और अस के बीच में विद लगाना जरूरी है। समझ गए ना। सेंटेंस और भी है एक, उससे भी समझ जाओगे, बस ये समझ लो, अगर प्रोवाइड के बाद में जो चीज़ दी जा रही है वो तो आप सीधी सीधी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने प्रोवाइड के बाद में जिसको दिया जा रहा है वो लिख दिया तो उस चीज़ से पहले आपको विद लगाना है। जैसे कॉलेज जो है वो देता है गुड एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को, तो कॉलेज प्रोवाइड्स गुड एजुकेशन टू इट्स स्टूडेंट्स। क्या देता है भाई, गुड एजुकेशन, बिल्कुल प्रोवाइड के बाद में है, कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करनी। लेकिन मैं ऐसा लिख दूँ, प्रोवाइड करता है कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन, यहाँ पे प्रोवाइड के बाद में जिसको दिया गया है उसका नाम पहले आ गया है, इट्स स्टूडेंट्स। अब मुझे जो दिया गया है ना उससे पहले विद लगाना है, समझ गए। तो प्रोवाइड्स इट्स स्टूडेंट्स विद गुड एजुकेशन। तो ऐसे आप प्रोवाइड के बाद में विद देखोगे जब जब स्ट्रक्चर को बदलोगे, इस तरह से लिखोगे। अब प्रोवाइड फॉर देख लेना, इसके दो मतलब होते हैं। अगर आप प्रोवाइड फॉर समवन कर रहे हैं तो उसको पाल पोस रहे हैं, अगर आप प्रोवाइड फॉर समथिंग कर रहे हैं तो उस चीज़ की अरेंजमेंट कर रहे हैं, और प्रोवाइड अगेंस्ट समथिंग कर रहे हैं तो उस चीज़ के खिलाफ बंदोबस्त कर रहे हैं। जैसे द पुअर मैन हैज़ टू प्रोवाइड फॉर हिज 3 चिल्ड्रन। इस पुअर आदमी को प्रोवाइड फॉर करना पड़ता है अपने 3 बच्चों के लिए। समझ गए ना। यहाँ पे प्रोवाइड फॉर का मतलब है उनको पालना पोसना है, उनके लिए पैसा कमाना है ना। लेकिन प्रोवाइड फॉर समथिंग करूंगा, अब यहाँ पे समवन था, इंसान था। यहाँ देखो, द लॉ प्रोवाइड्स फॉर सेफ्टी ऑफ द वुमेन। लॉ प्रोवाइड फॉर करता है सेफ्टी को औरतों की। यहाँ पे प्रोवाइड फॉर का मतलब पालना पोसना नहीं है, क्योंकि सेफ्टी नाम का एक नाउन आया है इसके बाद में। अगर समथिंग हो समवन की जगह तो उसका मतलब होगा अरेंज करना। तो ये लॉ अरेंज करता है औरतों की सेफ्टी को, उनके लिए पर्याप्त जो है ना इंतजाम करता है, बंदोबस्त करता है। अगेंस्ट का मतलब है इससे बिल्कुल उल्टा, द लॉ प्रोवाइड्स अगेंस्ट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन ऑन रोड्स। ये लॉ खिलाफ बंदोबस्त करता है, किसके खिलाफ, उन क्राइम्स के जो होते हैं औरतों के खिलाफ रोड्स के ऊपर। समझ गए ना। तो प्रोवाइड अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के खिलाफ बंदोबस्त करना, उसको रोकने के लिए बंदोबस्त करना। तो ये प्रोवाइड वर्ड का पूरा पोस्टमार्टम है। इसके बाद अब इसमें कुछ नहीं बचा। अगर आपने इतना सीख लिया तो इससे जुड़े हुए सारे रूल्स आपने सीख लिए। आगे बढ़ेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके काम आए। खबरी पे सब काम हो रहा है ना, ये सब चीज़ें मैं खबरी पे आपको करवा चुका हूँ, ऐप को जरूर से डाउनलोड करें। कह रहे द कोर्स लाइन ऑफ रीजनिंग बेस्ड मोस्टली ऑन डेवलपमेंट सेंट्रिक स्ट्रक्चर्स is something of a disappointment when it could have taken even at this stage a holistic view of the need for sustainable development। करेक्ट, कोड की जो लाइन ऑफ रीजनिंग है, कोड के सोचने का जो तरीका है, और जो कि बेस्ड है मोस्टली डेवलपमेंट सेंट्रिक स्टैट्यूट्स पे, है ना, जो कि मोस्टली डेवलपमेंट को केंद्र में रखने वाले कानूनों पे, स्टैट्यूट्स मतलब कानून, है ना। कह रहे ये जो रीजनिंग है ना, ये है समथिंग एक डिसअपॉइंटमेंट वाली, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत निराशा है। कब, जबकि ये कोड ले सकता था, कुड हैव टेकन, ये ले सकता था इवन एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे भी एक होलिस्टिक व्यू को, एक कंप्लीट व्यू को, और किसकी, उस नीड की जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो कह रहे कोड को एक होलिस्टिक व्यू लेनी चाहिए थी। डेवलपमेंट सेंट्रिक आप हो रहे हो, विकास के साथ में हो रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको एनवायरनमेंट को भी देखना है और लोगों के स्वास्थ्य को भी देखना है ना। तो एक होलिस्टिक व्यू इसको जगह की जगह कोर्ट ने यहाँ पे डेवलपमेंट सेंट्रिक हो गई, तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात है। होलिस्टिक का मतलब होता है जिसमें सब कुछ शामिल हो। होलिस्टिक में एच नहीं लगा हुआ, डब्ल्यू नहीं लगा हुआ, वो होल वाला ही होलिस्टिक है, यूँ समझो, है ना, WHOLE वाला होल। तो होलिस्टिक मतलब कंप्लीट या कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें सब एंगल शामिल हो। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है ट्रू, इट हैज़ लेफ्ट ओपन द क्वेश्चन whether clearances obtained after the lands were notified or acquisition are valid, and the principle that construction of highways cannot begin without such clearances also stays। कह रहे सच बात है, इसने इस सवाल को भी खुला रखा है। और क्या सवाल ये कि हाँ के ना क्लियरेंसेस को ऑब्टेन किया जाए, और कब, जब लैंड को नोटिफाई किया जाता है एक्विजिशन के बाद, फॉर एक्विजिशन के लिए। कह रहे वो क्लियरेंसेस वैलिड हैं या नहीं। कह रहे इसने इस सवाल को भी बिल्कुल ओपन रखा है कि वो क्लियरेंसेस सही हैं या नहीं जब आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया लैंड को एक्वायर करने का। और कह रहे जो प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल क्या, कि कंस्ट्रक्शन और एक हाईवे वो नहीं शुरू हो सकता बिना ऐसी क्लियरेंसेस के। ये जो प्रिंसिपल है ये भी स्टे करता है, ये भी आज भी जिंदा है। कह रहे मानते हम ये दोनों बातें कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि क्लियरेंस तो आपको लेनी ही है, ऐसा नहीं कह रही क्लियरेंस नहीं लेनी। और ये भी कह रही है कि कंस्ट्रक्शन जो है बिना क्लियरेंस के नहीं हो सकता, ये प्रिंसिपल आज भी जिंदा है।
कह रहे ये दोनों चीज़ें भी हम मानते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट इनकंसीवेबल दैट कोर्ट्स पोजीशन में हैव रेंडर्ड द प्रोजेक्ट अ फेट और कंप्लाई। कह रहे ये चीज़ भी इनकंसीवेबल नहीं है, ये चीज़ भी अनथिंकेबल नहीं है। क्या चीज़? कि कोर्ट ने जो पोजीशन ली है ना इस बार, उसने बना दिया है इस प्रोजेक्ट को एक इनएविटेबल थिंग, एक फेट और कंप्लाई। कह रहा है ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर आपने शुरू के अंदर इसमें असेसमेंट नहीं किया तो बाद में कोई भी रास्ता नहीं है कि 6 महीने के बाद आप इसमें कुछ एनवायरमेंटल क्लीयरेंस मांगो और सरकार आपको ना दे। समझ गए ना? तो कह रहे ये भी कोई इनकंसीवेबल बात नहीं है, अनथिंकेबल बात नहीं है कि अब ये कोर्ट की पोजीशन ने इस प्रोजेक्ट को एक पक्का प्रोजेक्ट बना दिया है, चाहे बाद में इसमें कितने भी नुकसान हमें देखने को मिले, पैसा इतना इन्वेस्ट होगा कि इस प्रोजेक्ट को हमें करना ही पड़ेगा। समझ गए? रेंडर करना मतलब देना या बना देना। बहुत बार ये वर्ब आती है, जब मैं आपको कुछ दूंगा तब भी रेंडर करूंगा, जब मैं आपको कुछ बना दूंगा तब भी मैं आपको रेंडर करूंगा, है ना। इनकंसीवेबल मतलब जो कंसीव ना कर सके, अनथिंकेबल हो, इनक्रेडिबल हो, अनबिलीवेबल हो, जिसको आप सोच भी ना सके, है ना। बढ़ेंगे अपने क्विज की तरफ। आज का ट्यूटोरियल थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगा होगा, लेकिन क्विज इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। 2 ही क्वेश्चंस हैं, पहले मैं सिंपल वाले से करवाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्रेजेंट्स द इडियम पुट अ स्पोक इन समवन्स व्हील्स करेक्टली। आजकल ऐसे क्वेश्चन बैंक में बहुत आ रहे हैं। आप इस इडियम को कौन से सेंटेंस को पढ़ के बता सकते हो कि ये इडियम उस पर अप्लाई हो रही है। पुट अ स्पोक इन समवन्स व्हील का मतलब है किसी के मंसूबों पे पानी फेरना, किसी के रास्ते में रोड़ा बनना, किसी के प्लान्स को कैंसिल करवाना। समझ गए ना? अब देखो, द फार्मर प्रोटेस्ट हैज़ रिवील्ड द ट्रू पावर ऑफ डेमोक्रेसी। फार्मर प्रोटेस्ट ने सबके सामने रिवील किया है सच्ची ताकत को एक गणतंत्र की। अब यहाँ पे किसके मंसूबों पे पानी फेरा इस प्रोटेस्ट ने? नहीं फेरा ना। यहाँ पे रिवील करने में किसी के मंसूबों में पानी नहीं फेरा, फर्स्ट आपका आंसर नहीं है। सेकंड देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सप्रेस्ड इट्स अनहैप्पीनेस ऑन लगा देना, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सप्रेस किया है इसकी नाराजगी को, और किस पे? दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के ज्वाइन करने पे फार्मर प्रोटेस्ट को। तो अरविंद केजरीवाल इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने गया, इसको नज़रबंद कर लिया, इससे अनहैप्पी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें भी अरविंद केजरीवाल के किसी मंसूबे पे पानी नहीं फेरा। समझ गए ना? सेंट्रल ने एक्सप्रेस किया अपनी नाराजगी को, तो इसमें किसी के स्पोक व्हील में स्पोक को नहीं घुसाया है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तीसरा देखो, सेवरल फार्मर एसोसिएशंस हैव असर्टेड दैट दे वुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन लगा लेना, यहाँ पे लंबा है ना, आज थोड़ी गलतियाँ हो गई। बहुत सारी फार्मर एसोसिएशंस ने असर्ट किया है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कुछ भी कम, और किससे? पूरी तरह से रेवोकेशन से 3 फार्म लॉज के। वो कह रहे हैं कि इन लॉज को वापस लो, इससे कम हम कुछ भी इससे कम में नहीं मानेंगे। इसमें भी किसी के मंसूबे पे पानी नहीं फेरा गया है। उन्होंने बोल दिया भाई हम नहीं मानेंगे, इस लॉज को वापस ले लो, हमें कोई इसमें संशोधन भी नहीं चाहिए, तीनों लॉज को कैंसिल करो तभी हम अपने घर जाएंगे। लास्ट वाला देख लो, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन स्प्रेड बाय द आईडी सेल्स मेट विद फियर्स रिएक्शन फ्रॉम द कॉमन सिटीजन्स हु रिफ्यूज टू बिलीव द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स आर मिसगाइडेड और एंटी नेशनलिस्ट। कह रहा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला कैंपेन जो है, जिसको स्प्रेड किया जाता है आईटी सेल के द्वारा, कह रहे ये कैंपेन मिला बहुत ही फियर्स रिएक्शन से जाकर के। इस कैंपेन को मिली बहुत ही आक्रामक जो है रिस्पांस, और कहाँ से? आम नागरिक से। वो आम नागरिक जिसने मना कर दिया इस बात को मानने से कि हमारे किसान या तो मिसगाइडेड हैं या एंटी नेशनलिस्ट है। तो आईटी सेल तो यही चला रही है कैंपेन, है ना। व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते होंगे कि ये देखो खालिस्तानी किसान हैं, ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, लेकिन कॉमन सिटीजन ने आईटी सेल के इस कैंपेन को फियर्स रिएक्शन दिया और मानने से मना कर दिया कि ये लोग एंटी नेशनलिस्ट हैं या ये फार्मर्स मिसगाइडेड हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो पुट अ स्पोक इन समवन्स व्हील हुआ है। आईटी सेल के पूरे एजेंडा के व्हील के बीच में स्पोक डाल दिया कॉमन सिटीजन ने, बोल दिया कि भाई आप किसी को भी एंटी नेशनलिस्ट बोलो, उस आदमी को मत बोलो जो हमें खाना देता है ना, जो किसान है। तो इसके अंदर अगर आप चाहें तो 4th वाले में इस वाली ईडीएम को अप्लाई करेंगे। ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस आजकल जो आईबीपीएस है, खासकर पीओ और एसबीआई पीओ, उसके अंदर आप एक्सपेक्ट करेंगे। एसबीआई जो आईबीपीएस एसओ है उसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये खास टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही आ रहे हैं जहाँ पे आपको एक ईडीएम दे देता है, 4 सेंटेंस देगा और बताएगा बताओ कहाँ पे ये ईडीएम अप्लाई करोगे आप, है ना। तो इस तरीके से आप इनको करना सीख सकते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेना। अब ये थोड़ा सा जो अपना कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। करे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एससी फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एडिटोरियल। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, चारों में से कौन सी है। आप यहाँ से इनको पढ़ोगे ना, वहीं से आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता लग जाएंगी।
आपने अगर एडिटोरियल पूरा ध्यान से पढ़ा है तो पहली देखो, द एससी हैज़ अपहेल्ड द ओल्ड जजमेंट्स ऑफ मद्रास हाई कोर्ट रिलेटिंग टू लैंड एक्विजिशन। एससी ने बना करके रखा है, अपहेल्ड किया है पुराने फैसलों को मद्रास हाई कोर्ट के लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड। उल्टी बात है ना, एससी ने तो मद्रास हाई कोर्ट के फैसलों को दरकिनार किया है, अपहोल्ड नहीं किया है। उन्होंने बोला है मद्रास हाई कोर्ट तो गलत थी, समझ गए ना मेरी बात को। अपहेल्ड का मतलब है बनाए रखना, बल्कि यहाँ पे उल्टा काम हुआ है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है ट्रू होने की बजाय। अगला देखो, द एससी हैज़ रिवोक्ड द पावर्स ऑफ सेंटर दैट इनेबल इट टू नोटिफाई एनी लैंडमास एज नेशनल हाईवे। सेंटर के पास पावर्स हैं कि वो किसी भी भूमि के टुकड़े को नेशनल हाईवे घोषित कर सकता है। एससी ने इन पावर्स को रिवोक कर लिया है, ये भी उल्टी बात है। एससी ने तो इन पावर्स को बनाए रखा है। एससी ने बोला कि सेंटर्स की पावर सेंटर्स के पास ही रहेंगी, है ना। उल्टी बात है, रिवोक लिख करके मैंने इसका मीनिंग बिल्कुल उल्टा कर दिया। ये भी आपका नहीं है, इसको भी आप फॉल्स बोलेंगे। तीसरा देखें, द जूरिस्प्रूडेंस लेड आउट इन कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड 2006 हैज़ बीन अपहेल्ड बाय द एससी इन रीसेंट वर्डिक्ट। कह रहे 2006 में जो जूरिस्प्रूडेंस आई थी उसको बनाए रखा है एससी ने अपने रीसेंट वर्डिक्ट के अंदर। उल्टी बात है, ये तो कह रहे कि डिपार्चर आया है उस डिक्टम से। आप देखोगे अभी एडिटोरियल तो आप वर्ड देखोगे डिपार्चर फ्रॉम दैट डिक्टम। तो 2006 का जो डिक्टम था, जो फैसला था, उससे इसने रवानगी ली है। एससी ने बोला कि वो फैसला हम अब नहीं मानते, अपहेल्ड नहीं किया उसको, उससे डिपार्चर लिया है। ये सेंटेंस भी अपने आप में गलत है। लास्ट देख लो, द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द एससी हैज़ पेव्ड द वे फॉर इनएविटेबल कंस्ट्रक्शन ऑफ चेन्नई सलेम ग्रीनफील्ड हाईवे। कह रहे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया एससी का, उसने रास्ता साफ कर दिया है कंस्ट्रक्शन के लिए चेन्नई सलेम ग्रीनफील्ड हाईवे के, जो कि अब इनएविटेबल है, अब जो कि होकर के ही रहेगा। ये तो बिल्कुल सही बात है। इसने शुरू में भी यही बोला है कि आपने जो काम किया है उससे बन गए फेड कॉम्प्लाई, है ना, एक ऐसी चीज़ जो होकर ही रहेगी, इरिवर्सिबल। तो एक इनएविटेबल कंस्ट्रक्शन इस हाईवे का होगा इस नोटिफिकेशन के जरिए। आज थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्विज है, पर आपको ऐसा एग्जाम में फेस करना है, इसलिए बीच बीच में ऐसे क्विज भी मैं लाता हूँ। डी आपका आंसर है, डी आपका आंसर है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। जरूर से एक शेयर देना वीडियो को, एक लाइक देना। शाम को 8:30-9 बजे मिलेंगे खबरी पे लाइव। अंटिल देन साइनिंग आउट।